और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद एक्स पर ट्वीट किया है, काशीवासियों का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 10 साल मिला है उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। उसने मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया है। तीसरे टर्म में भी नई ऊर्जा से काम करूंगा। वाराणसी से लगातार तीसरी बार नामांकन करके बेहद उत्साहित हूं। बीते 10 वर्षों में आप सबसे जो अद्भुत स्नेह और आशीर्वाद मिला है, उसने मुझे निरंतर सेवा भाव और पूरे संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। पीएम ने साथ ही ये भी लिखा है कि आपके भरपूर समर्थन और सहभागिता से मैं अपने तीसरे टर्म में भी नई ऊर्जा शक्ति के साथ यहाँ की चौतरफा विकास और जनता जनार्दन के कल्याण में जुटा रहूंगा। जय बाबा विश्वनाथ। कल भी हमने देखा था किस तरीके से एक लंबा रोड शो हुआ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे, पूजन अर्चन किया था। उसके बाद आज मां गंगा का आशीर्वाद लिया है, काल भैरव में जाके पूजा अर्चना किया और उसके बाद नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए थे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कहा है कि 10 सालों में मुझे जो आशीर्वाद मिला है उसने कहीं ना कहीं मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया है। और यही वजह है कि 10 सालों के बाद काशी किस तरीके से बदली हुई नजर आती है, किस तरीके से वहां पर विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने काशी के आसपास के 8 गांवों को गोद लिया है, उनमें किस तरीके से विकास हुआ है। उनके संसदीय क्षेत्र में जाएं तो वो यही कहते हैं, हमें अपने सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहिए। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर मिल रही है, जहां आम आदमी पार्टी भी घोटाले में शामिल है। ऐसा ईडी की तरफ से दावा पेश किया गया है। हाईकोर्ट में ईडी के वकील ने बयान में दरअसल कहा है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से शराब घोटाले को लेकर अलग अलग मामले, हियरिंग्स लगातार चल रही है। मनीष सिसोदिया ऑलरेडी अभी जेल में है, तो उनको लेकर भी यहाँ हियरिंग चल रही थी। और इसी दौरान ईडी ने यह दलील दी है कि आम आदमी पार्टी की भी हिस्सेदारी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी घोटाले में शामिल है और आम आदमी पार्टी को भी अब आरोपी बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा झटका एक तरह से कहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए। चुनावों से ठीक पहले जब ईडी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी को भी अब इस पूरे मामले में आरोपी बनाया जाएगा, यानी जो लोग पहले से जांच के दायरे में थे वो जांच का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही जांच के दायरे में आने वाली है। ईडी की तरफ से ये कहा गया है, हाईकोर्ट में ईडी के वकील के बयान ये सामने आया है कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएंगे। देखिए, इसके पहले भी जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी 21 मार्च को, तब कुछ कागजात जब्त किए गए थे और उस दौरान भी ईडी ने कोर्ट में जाकर के यही कहा था कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के उसमें शामिल है। ये बात साफ तौर पर कोर्ट में 22 मार्च को ईडी के द्वारा कही गई थी और अब जब फिर से यही बात निकल करके सामने आ रही है, मनीष सिसोदिया की ये हियरिंग का पूरा मामला था और इस दौरान आपको लेकर के भी ईडी ने बड़ी बात कह दी है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे। हाईकोर्ट में ईडी के वकील ने यह बड़ा बयान दिया है, कहा है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी और उसमें हम आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएंगे। हाईकोर्ट में ईडी के वकील का ये बड़ा बयान सामने आया है और ये बात उस वक्त भी ईडी के वकील के द्वारा कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में कही गई थी जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 22 मार्च को पेश किया गया था राउज एवेन्यू कोर्ट में। उस दौरान भी यही कहा गया था कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस घोटाले में शामिल थी, जिससे लेकर के आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध किया था कि कल तक नेताओं के नाम थे, आज पूरी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा दिए। लेकिन एक बार फिर से जब ये मनीष सिसोदिया की हियरिंग का मामला सामने आया तो आप भी घोटाले में शामिल है, ये ईडी के वकील ने हाईकोर्ट में कहा है और कहा है कि आपको भी हम आरोपी बनाएंगे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी इस पूरे मामले में, कथित शराब घोटाले मामले में दाखिल की जाएगी। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर समझिए, क्योंकि चुनावों से ऐन पहले ईडी का ये कहना कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा, ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है आम आदमी पार्टी को। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी। ईडी की तरफ से ये कहा गया है दिल्ली का शराब घोटाला जो आम आदमी पार्टी की पहले ही गले की फांस बना हुआ है। तमाम जो बड़े चेहरे रहे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप नाम ले लें किसी का भी, सत्येंद्र जैन से जब शुरुआत हुई थी उसके बाद एक एक कर बड़ा चेहरा, मनीष सिसोदिया की बात कर लें, संजय सिंह की बात कर लें, अरविंद केजरीवाल खुद अभी कुछ दिन पहले अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो मामला है वो बहुत ही गंभीर आम आदमी पार्टी के लिए घोटाला पहले से ही बना हुआ था, गले की फांस बना हुआ था। और अब जब ईडी ने ये दलील दे दी है कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अब जांच के दायरे में आने वाली है और इसका अर्थ चुनावों से ठीक पहले काफी बड़ा हो जाता है, बड़ा झटका लग सकता है, इमेज जो है एक तरह से वो टार्निश हो सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां ईडी ने ये कोर्ट में कहा है, ईडी के वकील ने ये बात कही है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और पीएम मोदी लगातार तीसरी बार काशी से चुनावी रण में है। नॉमिनेशन के पहले पीएम मोदी मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे और नामांकन के बाद जो तस्वीरें देखी गई वो ये बताने के लिए काफी है कि काशी एक बार फिर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, भारत की धार्मिक राजधानी है काशी, ज्ञान का भंडार है काशी। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी का कर्म क्षेत्र है काशी। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी काशी के प्रतिनिधि बनने आए थे। प्रधानमंत्री मोदी को मां गंगा ने बुलाया तो काशी के लोगों ने बाहें फैलाकर मोदी को अपना लिया। बाबा विश्वनाथ की कृपा से नरेंद्र मोदी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा के तट पर पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना की। उसके बाद काशी के कप्तान यानी काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। काल भैरव की अनुमति लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 11:40 पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के दौरान सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक भी उनके साथ नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावकों के नाम उनकी जीत की गारंटी को दुगना कर रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक बनाए गए हैं, जिनके जरिए बीजेपी ने वाराणसी के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने 50 नामों पर मंथन करने के बाद 4 नामों पर फाइनल मोहर लगाई। ब्राह्मण समाज से गणेश्वर शास्त्री, ओबीसी समाज से बैजनाथ पटेल और लालचंद्र कुशवाहा को चुना गया। वहीं दलित वर्ग को साधने के लिए संजय सोनकर को प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक बनाया गया। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब कलेक्ट्रेट से बाहर आए तो एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ सहयोगी दलों के नेता भी दिखाई दिए। नॉमिनेशन में पहुंचे इन नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी की जीत और 400 के टारगेट को हिट करने का दावा किया। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के नामांकन में हम तमाम एनडीए के सहयोगी दल हम लोग आए थे और मुझे लगता है हमारे गठबंधन की ताकत ही यही है कि जिस तरीके से पूरा एनडीए एक साथ एकजुट है। ऐसे में जहाँ एक तरफ बटा हुआ विपक्ष आप देखते हैं, तो ऐसे में हम लोग का विश्वास कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया वो सरलता से पार कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग की ताकत है, एकजुटता। देख, बनारस का अपना एक सिग्निफिकेंस महत्व है। यहाँ से चुनाव प्रधानमंत्री को चुना जाता है धरती से। यहाँ के मतदाताओं को मेरी शुभकामनाएं। आज एक शुभ अवसर था, हम सब लोग देश के विभिन्न दल के नेता मौजूद थे और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 2014 के बाद से काशी के भाग्य ने करवट ली है। काशी विकास पथ पर रफ्तार भर रहा है। सकरी गलियों की वजह से जिस काशी को उपेक्षित किया जाता था, वहां आज चौड़ी सड़कें और रिंग रोड है। जो घाट अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे थे, आज वहां सैलानी क्रूज का आनंद ले रहे हैं। भक्त और भगवान के बीच की दूरी को कॉरिडोर दूर कर रहा है। विकास के ऐसे ही कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी आए। अब देखना यह होगा कि इस बार मोदी की जीत का अंतर कितना बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिमाचल के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने मंडी, अपने संसदीय क्षेत्र जहां से वो चुनाव लड़ने जा रही है, वहां एक बड़ा रोड शो किया और शक्ति प्रदर्शन भी करती नजर आई। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर हजारों की संख्या में समर्थक, केसरिया झंडों से पटी सड़कें, फूल और मालाओं की बारिश, नारों से गूंजती मंडी की वादियां, हुजूम इतना कि गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी।
ये तस्वीर उस वक्त की है जब कंगना अपना नामांकन करने के लिए पहुंची। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कंगना रनौत का परिवार और हिमाचल प्रदेश के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले की यह तस्वीर शायद ही पहले कभी हिमाचल की वादियों में देखने को मिली होगी। शायद पहली बार होगा जब हिमाचल में किसी नेता के रोड शो में इस कदर लोगों का हुजूम उमड़ा हो। भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। समर्थक इतने कि काफिला रेंगते हुए आगे बढ़ता दिखाई दिया। जहां भी नजर पड़ी सिर्फ केसरिया झंडे ही नजर आए। इस रोड शो के जरिए कंगना रनौत ने जहां अपना शक्ति प्रदर्शन किया तो संदेश देने की कोशिश की कि चुनावी जंग जीतना विरोधियों के लिए आसान नहीं है। कंगना रनौत ने रोड शो करने के बाद मंडी से नामांकन किया। आज मैंने जो है मंडी जिसे कहा जाता है वहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया है और सारे मंडी में ही सब बहुत उत्साहित है और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गर्व की बात है कि हमारी जो मंडी की बेटी है मुझे जो है वो मौका मिला है प्रत्याशी के रूप में भाजपा से। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही उत्साहित है और एक त्योहार की तरह यहाँ पर जो है माहौल बन। ये सारे वोटर्स हैं और ये सारे जो हैं देश के जो स्वर्णिम काल का एक इतिहास बन रहा है उसमें भागीदार है, उसमें हिस्सा लेने आए हैं। तो ये अवश्य ही एक ऐतिहासिक जीत होगी। आपको बता दें कि कंगना रनौत का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है। मंडी लोकसभा क्षेत्र में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी, लेकिन देखना यह होगा कि कंगना रनौत विक्रमादित्य सिंह को चारों खाने चित कर पाएंगी या फिर विक्रमादित्य सिंह अपना किला बचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।